प्राचीन अमर पक्षी की भरोसे वाली बात सुनकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं इस फूल को खोलता हूं। यह सुनकर प्राचीन अमर पक्षी के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी और एक पल हैरान रहने के बाद उसने कहा, अच्छा, तुम्हें इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा हो गया? इसे मैं तुम्हारी नादानी कहूं या बेवकूफी? शायद तुम भूल गए हो कि पिछली बार जब मैं इस फूल से बाहर थी तब मैंने तुम पर हमला कर दिया था। इस पर ध्रुवांश ने आ भरते हुए कहा, मौजूदा हालात पहले से काफी अलग हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर आज भी तुम्हारा गुरूर बरकरार है। ऐसा गुरूर तो खुद इंसानों में नहीं होता, इसलिए अब जो कि तुम मुझसे सौदा कर चुकी हो, सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। मायरा और हुमैरा दोनों काफी हैरान हो गईं। वो देख रही थी कि अब ध्रुवांश के चेहरे पर जरा भी फिक्र नहीं थी, जैसे उसे इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल गया। वैसे तो दोनों लड़कियों को समझ नहीं आया कि वो रास्ता था क्या, मगर फिर भी उन्होंने ध्रुवांश पर भरोसा किया। उसकी ये बात पास ही खड़े मंगल ने भी सुनी थी, जो मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगा। तभी ध्रुवांश ने अपनी नजर आसमान में होते मुकाबले की तरफ की और देखा कि कुशलेंद्र और बाकी लीडर्स ने अपनी सारी चेतना शक्तियां बाहर निकाल दी थी। इतने हमलों के बाद अब उनके चेहरों पर कमजोरी साफ नजर आने लगी थी, जबकि उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े विशंबर के चेहरे पर तो थकान का नामो निशान तक नहीं था। तभी उसने अपना हाथ लहराते हुए चेतना शक्तियों से आग और हवा तैयार की, जिससे उसने कुशलेंद्र और बाकी लीडर्स पर दोबारा हमला किया। सभी समझ रहे थे कि विशंबर अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इन लीडर्स के साथ वैसे खेलना चाहता था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खेलता था। बहुत से लोगों के मन में एक बात साफ हो गई थी कि इस मुकाबले के बाद उत्तरी हिस्से पर मागवंशी दल का ही राज होता। ये नजारा देखते हुए रोमांग तो बहुत खुश दिख रहा था, उसके साथ खड़े 3 लीडर्स भी मजबूर दिख रहे थे, मगर अपनी जान की सलामती देखकर सुकून महसूस कर रहे थे। तब रोमांग ने इन तीनों लीडर्स की तरफ देखकर कहा, तुम तीनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम लोग हमारे मागवंशी दल के अच्छे दोस्त हो और हमारा दल दोस्तों का नुकसान कभी नहीं चाहता। रोमांग की हंसी में उसका गुरूर साफ झलक रहा था। सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। ये सुनते ही हर किसी की नजर एक झटके में विशंबर की तरफ मिल जाएगा जिसके हाथों से निकलती आग और सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। का हाथ तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए 5 लीडर्स की तरफ जाने लगा। वहीं उस बेहद ताकतवर हमले को अपनी तरफ आते देख कुशलेंद्र ने चिल्लाकर कहा, साथियों, हमें एक साथ हमला करना होगा, सिर्फ तभी हम इस हमले से बच पाएंगे। 5 लीडर्स अपनी पूरी चेतना शक्तियां निकालकर उन्हें एक साथ जोड़ने लगे, जो तेजी से उनकी ओर आते हाथ के पास जाने लगी। फिर जैसे ही दोनों तरफ के हमले एक दूसरे से टकराए तो एक ऐसा दिल दहला देने वाला धमाका आसमान में गूंज उठा, जिसमें किसी को भी कुछ नजर नहीं आया, लेकिन हर कोई महसूस कर पा रहा था कि उस टक्कर से निकली चेतना शक्तियों की लहर कितनी खूंखार थी। इस खतरनाक शक्तियों की लहर के बीच कुशलेंद्र और बाकी लीडर्स खून की उल्टियां करते हुए आसमान से सीधे जमीन पर आ गए। जमीन पर गिरने पर उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन तब कुशलेंद्र ने जैसे तैसे खुद को खड़ा करते हुए चिल्लाकर मंगल से कहा, मंगल, ध्रुवांश को लेकर यहाँ से भाग जा। इस दौरान मायरा अपने पिता और हुमैरा अपनी माता को देखने लगी, जो खून से भीग चुके थे।
उनके चेहरों का रंग पूरी तरह सफेद पड़ गया था, जिससे साफ हो गया था कि अब वो लोग ये मुकाबला नहीं कर पाते। ये देखकर दोनों लड़कियां घबराने लगी और चिल्लाने लगी। तब भल्ला ने भी कमजोरी भरी आवाज में कहा, मंगल, मेरी बेटी को भी ले जाओ। फिलहाल मंगल के चेहरे पर मजबूरी और परेशानी दिख रही थी। वो अपनी आंखों से उस खौफनाक मंजर को देख रहा था, जिसके बाद उसने हुमैरा और मायरा का हाथ पकड़ा और उन्हें वहां से ले जाते हुए कहा, भतीजे जल्दी चल यहां से। लेकिन ध्रुवांश का शरीर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला, बल्कि वो तो धीरे धीरे कांपने लगा था। वहीं दूर खड़े रोमांग ने जब देखा कि मंगल बुरी तरह जख्मी हुए लीडर्स के बच्चों को लेकर वहां से भागने लगा, तो उसने चिल्लाकर कहा, भागने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। उसका शरीर एक झटके में रोशनी में बदलकर तेजी से मंगल की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान रोमांग ने अपनी ताकतवर चेतना शक्तियां भी इकट्ठी कर ली थीं, जिससे उसने ध्रुवांश पर हमला किया। मंगल ने जब उस हमले को ध्रुवांश की तरफ आते हुए देखा तो वो हड़बड़ाकर ध्रुवांश के ठीक सामने पहुंच गया। उसके बाद उसने भारी तादाद में चेतना शक्तियां निकालकर उस हमले से ध्रुवांश को बचाने की कोशिश की, मगर दोनों हमलों की टक्कर पर मंगल को एक तेज झटका लगा, सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM, और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। रोमांग अचानक ध्रुवांश के सामने आ गया चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM, और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। इस दौरान वो तेजी से ध्रुवांश की तरफ जाने लगा, लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। मंगल की अगर चीख आप सुनकर सबको कुशलेंद्र सबसे की भी पहले नजर ध्रुवांश एक्स्ट्रा की तरफ एपिसोड्स हुई चाहिए और उनके सुपर चेहरे का योद्धा रंग भी स्टोरी पूरी तरह का, से बदल तो गया। सारे वो चैनल्स नजारा लीव कुछ ऐसा कर था दो जैसे और कुशलेंद्र के सर्च दिमाग करो ने काम करना सुपर बंद कर योद्धा दिया हो। पॉकेट अपने बेटे पर FM, होता जानलेवा और जो हमला चैनल देखकर थर्ड आखिर पोजीशन कौन पर सा दिख बाप रहा है खुद को उसी संभाल को पाता। ज्वाइन करना। इस दौरान वहां रोमांग पर ने आपको तो मेन शैतानी हंसी चैनल के का साथ लिंक अपना मिल हमला ध्रुवांश जाएगा, पर करते हुए जहां कहा, पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स कुशलेंद्र, मिलेंगे। आज अगर मैं आप तेरे सबको होनहार सबसे बेटे पहले को एक्स्ट्रा एपिसोड्स हमेशा चाहिए हमेशा के लिए सुपर सुला योद्धा दूंगा। स्टोरी का, तो उसका वो सारे हमला आगे चैनल्स बढ़ता जा लीव रहा कर था दो और लोगों को और लगने सर्च लगा करो कि ध्रुवांश सुपर का अंत योद्धा सामने था। पॉकेट लेकिन FM, जैसे ही वो हमला और जो ध्रुवांश से चैनल टकरा थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहां पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। जब दोनों के हमले टकराए तो ध्रुवांश के आसपास की जमीन पर मोटी दरारें पड़ गईं। रोमांग के उस हमले में इतनी ज्यादा ताकत थी, मगर हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि ध्रुवांश रोमांग के हमले का सामना करने के बाद भी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। इस एहसास के चलते रोमांग के चेहरे पर भी हैरानी दिखी और उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? ये लड़का मेरा हमला कैसे झेल गया? वो ध्रुवांश की शैतानी मुस्कुराहट देखता जा रहा था, जिसे देखकर रोमांग के दिल में बेचैनी महसूस होने लगी। मगर इससे पहले कि वो हड़बड़ाकर पीछे होता, ध्रुवांश के दूसरे हाथ ने उसके सीने पर एक जोरदार हमला कर दिया। वो हमला इतना जोरदार था कि रोमांग उड़ते हुए बहुत पीछे चला गया और हवा में खून की उल्टियां करने लगा। फिर जब वो पीछे जाकर गिरा तो हर किसी को दिखा कि उसकी आंखों में ऐसा खौफ नजर आ रहा था जो शायद उसने अभी तक महसूस नहीं किया था। लेकिन अब हालात बदल गए थे। मगर सिर्फ रोमांग ही नहीं था जो दंग रह गया था, उससे भी ज्यादा हैरानी मंगल के चेहरे पर थी, जो तेजी से ध्रुवांश की तरफ बढ़ रहा था। रोमांग को इस तरह गिरते देख मंगल अपनी जगह पर रुक गया, जैसे उसके शरीर ने हैरानी के चलते आगे बढ़ना रोक दिया था। बहुत से लोगों की नजरें ध्रुवांश की तरफ थी। मायरा, हुमैरा और पीछे खड़े मुराद, लाजार सभी हैरान थे। तभी कुशलेंद्र की आंखें भी फटकर बाहर आने लगी, क्योंकि वो कभी नहीं सोच सकते थे कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता था। वहीं ध्रुवांश के हाथों अपने बेटे को जख्मी होते देख विशंबर ने चिल्लाते हुए कहा, लड़के, तेरी मौत तो सबसे ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। मेरे होते हुए तूने मेरे बेटे पर हमला किया। इस पर ध्रुवांश तो मुस्कुराते हुए उसकी धमकी को नजरअंदाज करता गया, जिसके बाद वो तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल जब वो नजर आया तो सभी ने देखा कि उसने रोमांग के सीने में एक जोरदार लात जड़ दी। एक बार फिर किसी कटी पतंग की तरह आसमान में उड़ते हुए रोमांग दूर जा गिरा। रोमांग को और बुरी तरह जख्मी करने के बाद ध्रुवांश ने अपनी नजर विशंबर की तरफ की और भारी आवाज में कहा, अरे ओ बुढ़ाऊ, पता चला जब आंखों के सामने अपनों पर कोई हमला करता है तो कैसा लगता है? आधी टांग कब्र में लटकी है तेरी और गठबंधन का लीडर बनने चला। किसी ने सही कहा है, एक उम्र के बाद इंसान सठिया जाते हैं। कान खोलकर सुन ले, मेरे पिता को मारना है तो पहले तुझे मुझसे होकर गुजरना होगा। इतना कहकर ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठी कसी, जिसमें से बेइंतहा काले रंग की चेतना शक्तियां बाहर आने लगी। वो चेतना शक्तियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और शक्तियों की ऐसी तादाद देखकर खुद विशंबर के चेहरे का रंग बदलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुवांश की चेतना शक्तियां किसी परमवीर जितनी हो गई थी। इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और हर कोई खुले मुंह के साथ ध्रुवांश की शक्तियों को देखता गया। तब लाजार, कामरा और मुराद ने एक साथ कहा, नामुमकिन।
उनके चेहरों का रंग तो ऐसा हो गया था जैसे उन्होंने अपनी आंखों से कोई भूत देख लिया। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM और जो चैनल 3rd पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM और जो चैनल 3rd पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM और जो चैनल 3rd पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM और जो चैनल 3rd पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। इतने में आसमान में दिखते दो परमवीर चैनल का लिंक मिल जाएगा और एक दूसरे जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। इसलिए पलक झपकने से पहले वो एक दूसरे से टकरा गए। उस टक्कर में विशंबर ने जोरदार मुक्का ध्रुवांश पर जड़ दिया। इस मुक्के में इतनी ताकत थी कि वो किसी पहाड़ तक को चकनाचूर कर देता, लेकिन ध्रुवांश ने इस ताकतवर हमले के सामने भी बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो अपनी मुट्ठी में काले रंग की आग इकट्ठा करने एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM और जो चैनल 3rd पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। पिछले हमले में उसे समझ आ गया था कि ध्रुवांश की चेतना शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बल्कि उसके हाथों में जलती काले रंग की रहस्यमयी रोशनी खुद विशंबर की हालत खराब कर रही थी। तब विशंबर ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, इस लड़की की बढ़ी हुई शक्तियां तो बड़ी अजीब और रहस्यमयी हैं। लगता है इससे लड़ने के लिए मुझे अपनी और ज्यादा शक्तियां इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। उसके बाद विशंबर ने अपनी बहुत सारी चेतना शक्तियां निकालकर अपनी मुट्ठियों में भर दी, जिसके साथ उसने दोबारा ध्रुवांश पर हमला कर दिया। तो क्या होने वाला है ध्रुवांश और विशंबर के इस रोमांचक मुकाबले में, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट FM पर। विशंबर की पीले रंग की चेतना शक्तियां पूरे इलाके में फैलने लगी और तेजी से ध्रुवांश की तरफ बढ़ी। उसकी चेतना शक्तियों के एक एक कण में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो किसी दिव्यमान तक को बुरी तरह जख्मी कर देती। ऐसे में सारी चेतना शक्तियों की मिलीजुली ताकत का ख्याल ही सभी के रोंगटे खड़े कर रहा था। ध्रुवांश ने भी पीले रंग की चेतना शक्तियों को देखा जो चारों तरफ से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में काले रंग की चमक दिखने लगी, जिसके बाद उसने खुद को तैयार किया। आगे बढ़ती चेतना शक्तियां जैसे ही ध्रुवांश के शरीर से टकराने वाली थी, तभी ध्रुवांश का शरीर धुंधला पड़ गया। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई थी जिसे देखकर खुद विशंबर के चेहरे का रंग बदलने लगा। जाहिर सी बात थी कि अब जो कि ध्रुवांश की शक्तियां किसी परमवीर जितनी हो गई थी, इसलिए परछाई धमाका कला ने भी उसकी रफ्तार काफी बढ़ा दी थी। पलक झपकने से पहले ही ध्रुवांश विशंबर के पास पहुंच गया और उसने अपनी 2 उंगलियों को सुनहरी चमक से भरते हुए विशंबर पर हमला करते हुए कहा, तेरे तो बहुत हमले मैंने देख लिए, अब जरा मेरे हमलों का भी तो मजा चखले बुढ़ाऊ। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM और जो चैनल 3rd पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM और जो चैनल 3rd पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो
और सर्च करो शक्तिशाली हाथों से ध्रुवांश पर जोरदार मुक्के जड़ने शुरू किए। और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM। और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM। और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM। और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM। और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM। और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM। और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM। और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM। और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। जो खुद ध्रुवांश ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन सामने दिखती मुश्किल को देखकर उसे कोशिश करनी पड़ी। कुछ ही देर में प्राचीन अमर पक्षी की शक्तियों की मदद से वो चौथा मृत्यु द्वार निशान बनाने में भी कामयाब रहा। जब चौथा निशान भी आगे बढ़ा तो वो चारों निशान मिलकर एक दरवाजे में बदलने लगे। फिर एक झटके में वो दरवाजा आगे बढ़ते हुए उस विशालकाय पहाड़ से टकरा गया। आसमान में जब काले रंग की रोशनी पीले रंग के पहाड़ से टकराई तो ढेर सारे धमाके होने लगे। पर हर कोई देख रहा था कि ध्रुवांश के मृत्यु द्वार निशानों से तैयार हुआ दरवाजा धीरे धीरे कमजोर पड़ते हुए टूटने लगा था। वो जिन 4 काले निशानों से तैयार हुआ था, उनमें से पहला निशान तो टक्कर के तुरंत बाद ही तबाह हो गया। ये देखकर विशंबर ने हंसते हुए कहा, तेरा ये हमला काफी कमजोर है लड़के। पर जहां उसे लगा कि उसका हमला दूसरे मृत्यु द्वार निशान को भी तबाह कर देता, वहां उसे देखा कि उसका विशालकाय पहाड़ अब कांपने लगा था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये देखकर विशंबर के चेहरे की हंसी पूरी तरह से गायब हो गई। कुछ ही देर में इन चमकते काले रंग के निशानों ने उस पहाड़ पर दरार लाते हुए उसे दिल दहला देने वाले धमाके के साथ तबाह कर दिया। ऐसा होते देख विशंबर ने हड़बड़ा कर कहा, ये कैसे हो सकता है? जब विशंबर का वो पहाड़ तबाह हुआ था, तब मृत्यु द्वार निशानों से तैयार हुआ दरवाजा भी तबाह हो गया था। लेकिन कम से कम वो ध्रुवांश और बाकी सभी को बचाने में तो कामयाब रहा। ऐसा होते देख कुशलेंद्र और बाकी सभी इंसानों ने राहत महसूस की। वहीं रोमांग और बाकी माघवंशियों के चेहरों पर हैरानी और नाराजगी साफ दिख रही थी। वो भी जानते थे कि विशंबर का वो हमला कितना ज्यादा ताकतवर था, फिर भी ध्रुवांश उस हमले को नाकाम कर पाया। इस दौरान माघवंशियों की आंखों में अजीब सी घबराहट भी नजर आने लगी थी। इस दौरान आसमान में खड़े ध्रुवांश ने विशंबर की तरफ देखा, जो गुस्से और नफरत के साथ उसे देखता जा रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को घूरते रहे, मगर किसी ने भी अपना अगला हमला नहीं किया। दरअसल दोनों अच्छी तरह जान गए थे कि सामने वाला कितना ज्यादा ताकतवर था।
तब विशंबर ने गहरी सांस लेते हुए ध्रुवांश से कहा, मुझे इतना मजबूर करने का मतलब है कि तेरी काबिलियत शायद पूरे उत्तरी हिस्से में सबसे ज्यादा है लड़के। मैं ये तो नहीं जानता कि तेरी ये शक्तियां आखिर आई कहां से हैं, लेकिन ये चेतना शक्तियां तेरी नहीं है, इसलिए बस कुछ ही देर में तू कमजोर हो जाएगा, तब तेरा अंत मेरे हाथों होकर रहेगा। ध्रुवांश के चेहरे पर भी परेशानी दिख रही थी, क्योंकि वो भी महसूस कर पा रहा था कि उसका शरीर वक्त के साथ साथ कमजोर पड़ने लगा था। उसकी चरम के आयुष्मान की शक्तियों वाला शरीर प्राचीन अमर पक्षी की बेशुमार ताकत को ज्यादा देर तक झेल नहीं पा रहा था, बल्कि उसके शरीर से अब काफी खून भी निकल रहा था। तभी ध्रुवांश के शरीर में मौजूद प्राचीन अमर पक्षी ने उससे कहा, अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM, और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। उसकी इस हल्की मुस्कुराहट को देखकर विशंबर ने अपना हाथ लहराते हुए मिल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM, और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहां पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM, और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहां पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM, और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। ये सुनकर विशंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM, और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहां पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM, और जो चैनल थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वहां पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। तृतीय चेतना जाल तैयार करने वाला है, ये कैसे मुमकिन है? वहीं ध्रुवांश को इतनी सारी चेतना सील्स तैयार करते देख खुद विशंबर के चेहरे का भी रंग बदल गया। उसकी आंखों में आखिरकार एक अजीब सा डर नजर आ रहा था, क्योंकि वो भी चेतना जाल की ताकत अच्छी तरह समझता था। इस बात के एहसास से उसके मुंह से हल्की घबराहट के साथ कुछ लफ्ज बाहर आए। ये लड़का तृतीय चेतना जाल तैयार कर रहा है, अगर ये इसमें कामयाब हुआ तब तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इस लड़के को थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ऐसा ताकतवर चेतना जाल तैयार करने में, मुझे उससे पहले से मारना होगा। तृतीय चेतना जाल के खौफ से विशंबर अंदर तक कांप गया था, जिस वजह से उसने ध्रुवांश को जल्द से जल्द खत्म करने का फैसला किया। अब विशंबर उस मुकाबले को घसीटने नहीं वाला था, और उसने बेझिझक ध्रुवांश की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके शरीर से उसकी शक्तिशाली चेतना शक्तियां बाहर आ गई थीं, जिसके साथ उसने ध्रुवांश पर बहुत से हमले एक साथ कर दिए। लेकिन उसके इन हमलों के बावजूद ध्रुवांश की आंखें बंद थीं और काले रंग की चेतना शक्तियां उसके पैरों के पास इकट्ठा हो गई थीं। उसका शरीर अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और विशंबर से काफी दूर चला गया। इस बात के चलते विशंबर का हमला नाकाम रहा और वो तुरंत ध्रुवांश को दूर जाते देख अपनी दिशा बदल कर वहां जाने लगा। ध्रुवांश की तेज रफ्तार से विशंबर हैरान और परेशान हो गया था। उसे समझ आ गया कि ध्रुवांश तब तक बचता रहता जब तक कि उसका चेतना जाल तैयार नहीं हो जाता। तब विशंबर ने अपने शरीर से निकलती चेतना शक्तियों की तादाद और ज्यादा बढ़ाकर अपनी रफ्तार भी कई गुना बढ़ा दी। उसका शरीर भी अपनी जगह से गायब होकर तेजी से ध्रुवांश की तरफ बढ़ा। इसे देखकर लोगों को समझ आ गया कि विशंबर ने भी कोई रफ्तार वाली चेतना कला इस्तेमाल की थी ताकि वो ध्रुवांश तक पहुंच सके। ध्रुवांश के पास जाते ही उसने अपने हाथों को खौफनाक पंजों में बदल दिया और ध्रुवांश की गर्दन दबोचने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो पंजे ध्रुवांश के गले के पास पहुंचते, एक बार फिर ध्रुवांश वहां से गायब हो गया। ये देखकर विशंबर के चेहरे पर बेइंतहा नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ वो चिल्लाया, आखिर ये लड़का इतना तेज कैसे है? न सिर्फ ध्रुवांश की रफ्तार बहुत तेज थी, बल्कि वो बखूबी विशंबर के हमलों को भी महसूस कर पा रहा था, इसलिए वो उसके हमलों से बचने में कामयाब होता रहा। तब विशंबर ने दोबारा अपनी जगह से गायब होते हुए कहा,
मैं भी देखता हूँ कि तू कितनी देर तक मुझसे बचने में कामयाब होता है लड़के। इस बार विशंबर की रफ्तार और तेज हो गई थी, लेकिन ध्रुवांश तो आंख बंद करके उसके खतरनाक हमलों से बचता रहा। वहीं हर कोई देख पा रहा था कि जहां ध्रुवांश हमलों से लगातार बचता जा रहा था, उस वक्त आसमान में मौजूद 100 चेतना सील्स एक दूसरे से मिलकर एक जाल तैयार करने लगी थी। उस जाल में ऐसी खतरनाक चेतना शक्तियां महसूस की जा सकती थी जिसे महसूस कर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अभी तक वो चेतना जाल तैयार भी नहीं हुआ था। उसके तैयार होने पर उसकी शक्तियां कितनी बढ़ जाती, इस बात का तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। कुशलेंद्र और बाकी सभी बेचैन निगाहों के साथ आसमान में होता मुकाबला देखते गए। आज वो लोग जिंदा बचकर वहां से जाते या नहीं, अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM और जो चैनल 3rd पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। लेकिन ध्रुवांश का बचना उसके लिए बुरी खबर चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए सुपर योद्धा स्टोरी का, तो सारे चैनल्स लीव कर दो और सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM और जो चैनल 3rd पोजीशन पर दिख रहा है उसी को ज्वाइन करना। वो दरिंदा असल में 2 सिरों वाला चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे। तो वहीं उसके दूसरे मुंह से तेज हवाएं। जब हर किसी ने वो नजारा देखा तो लोगों ने घबराते हुए कहा, विशंबर अपने आत्मिक अंश वाले तिलस्मी जानवर में बदल गया, अब क्या होगा? कौन जीतेगा ध्रुवांश और विशंबर के बीच होती दुनिया हिला देने वाली इस जंग में? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर। उस इलाके में मौजूद हर कोई खौफ भरी निगाहों के साथ उस विशालकाय खूंखार कुत्ते को देखने लगा। सभी जानते थे कि विशंबर का तिलस्मी जानवर कितना खतरनाक था, और अब विशंबर पूरी तरह उस 2 सिर वाले कुत्ते में बदल गया था। इस दौरान कुशलेंद्र ने कुछ समझते हुए आवाज में परेशानी के साथ कहा, इसका मतलब एक परमवीर हासिल किए गए आत्मिक अंश के जरिए तिलस्मी जानवर में बदल सकता है। देखा जाए तो फिलहाल विशंबर के पास न सिर्फ उसकी शक्तियां थी, बल्कि उसके पास 2 सिर वाले कुत्ते की शक्तियां भी थी। दोनों शक्तियों के मिलने से उसकी ताकत बेहद खूंखार हो गई थी। तभी उस कुत्ते ने आसमान की तरफ देखकर गुर्राना शुरू किया और उसकी लाल खूंखार आंखों में अजीब सी बेरहमी नजर आने लगी। तिलस्मी जानवर में बदलने के बाद भी विशंबर की समझ अभी भी बरकरार थी, जो और भी ज्यादा खतरनाक बात थी। तभी उस कुत्ते ने अपने दोनों मुंह खोलकर एक में से काली हवाओं का बवंडर निकाला तो दूसरे मुंह में से ढेर सारी आग। जब दोनों हमले उसके मुंह से बाहर आए तो ये साफ हो गया कि इंसानी रूप के मुकाबले उसकी चेतना शक्तियां कई गुना ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो गई थी। ध्रुवांश ने भी ये बात महसूस की और वो हड़बड़ाकर खुद को बहुत पीछे भेजने लगा। वैसे तो वो इन हमलों से बचने में कामयाब हुआ, लेकिन उसका पूरा शरीर खून से सन गया और उसके कपड़े काफी हद तक फट गए। लेकिन विशंबर की आंखों का पागलपन बढ़ता गया और वो गुर्राते हुए अपनी चेतना शक्तियां पूरे आसमान में फैलाने लगा। इसका मतलब ध्रुवांश के पास भागने के लिए अब एक भी जगह नहीं बची थी। ये नजारा देखते वक्त कुशलेंद्र और बाकी लोगों की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई और सभी के माथे से पसीना टपकने लगा। उनकी धड़कनें काफी तेज हो गई थी, जिसके साथ वो 2 सिर वाले कुत्ते को भागते हुए देखने लगे। उस कुत्ते की रफ्तार बहुत तेज थी और वो एक झटके में ध्रुवांश के करीब पहुंच गया। वहां मौजूद हर एक की सांसें थम गई और किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। विशंबर के पिछले हमलों ने ध्रुवांश की हालत खराब कर दी थी और उसका अब होने वाला हमला ना जाने ध्रुवांश का कितना बुरा हाल करता। मगर जैसे ही ध्रुवांश पर हमला होने वाला था, उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं और रहस्यमयी अंदाज में उसने अपने हाथों से आखिरी सील बनाकर कहा, चेतना प्रलय कमल जाल का हमला। उसके इतना कहते ही काले रंग की आग उसके शरीर से बाहर निकलने लगी, जो उसके सामने तैयार हुए चेतना जाल में चली गई। इस वक्त ध्रुवांश खून से लथपथ हो गया था, जिससे साफ हो गया कि इस कदर ताकत इस्तेमाल करने की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन ध्रुवांश के ठीक सामने काले रंग की रोशनी चलने लगी, जिसमें चेतना सील से तैयार हुआ जाल दिखाई देने लगा। वहां मौजूद सभी योगियों ने देखा कि ध्रुवांश के सामने तैयार हुआ जाल बहुत ही ज्यादा पेचीदा था और उसके बीचों बीच काले रंग का एक कमल खिलता दिख रहा था। उस कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे टूटकर सामने इकट्ठा होने लगी, जैसे वो मिलकर कोई ढाल बना रही थी। तभी काली हवाओं का तूफान और आग का हमला एक साथ इन नाजुक पंखुड़ियों से टकराने लगा, जिससे आसमान में धमाके होते दिखाई दिए। लेकिन कुछ पलों तक दोनों हमलों को देखने के बाद सभी को देखा कि विशंबर के वो बेहद खतरनाक हमले नाकाम होने लगे और ये सब काले कमल की नाजुक सी दिखती पंखुड़ियों की वजह से हुआ था। वो विशंबर के हमले की बेशुमार ताकत झेलने में भी कामयाब रही थी। जब विशंबर का हमला नाकाम हुआ तो सभी के मुंह हैरानी से खुल गए और तब ध्रुवांश ने अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहा, बचाव पूरा हुआ, इसका मतलब अब बारी है हमला करने की। ध्रुवांश महसूस कर रहा था कि महज अपने हाथों से खून पोंछने पर भी
उसे ऐसा कराने वाला दर्द हो रहा था जैसे हजारों हमले उसके शरीर में एक साथ हो रहे हों। जाहिर सी बात थी कि इस वक्त प्राचीन अमर पक्षी की पूरी शक्तियां इस्तेमाल की जा रही थीं। मगर चाहे ध्रुवांश को कितना भी दर्दनाक मंजर क्यों ना देखना पड़ता, वो अपने करीबियों को इस मुश्किल से बाहर निकाल कर रहता। इतने में ध्रुवांश खूंखार अंदाज में 2 सिरों वाले कुत्ते को देखता रहा और उसने चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, सड़क चलते कुत्ते जब पागल हो जाएं तो बहुत दूर भेजना ही ठीक रहता है, नहीं तो वो समाज और उसमें रहने वाले लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। ये कहते ही ध्रुवांश ने अपना हाथ आगे किया, जिससे सामने इकट्ठा हुई काली पंखुड़ियां दोबारा कमल में आकर जुड़ गईं, जिसके बाद वो कमल तेजी से विशंबर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो प्रलय कमल आगे बढ़ रहा था तब लोगों ने महसूस किया कि उसकी ताकत अभी तक के सभी हमलों में सबसे ज्यादा थी। विशंबर को समझ ही नहीं आया और वो काले रंग का प्रलय कमल उसके ठीक सामने पहुंच गया। वो कमल अचानक चमकने लगा और उसकी चमक के सामने दुनिया की सारी रोशनियां भी फीकी पड़ने लगी थी। इस दौरान उसकी शक्तियां इस कदर बढ़ गईं कि खुद विशंबर की खूंखार लाल आंखों में फिक्र नजर आने लगी। उस रहस्यमयी प्रलय कमल में से उसे मौत का एहसास हो रहा था। अब विशंबर के पास एक ही रास्ता था, जो था अपनी सारी चेतना शक्तियां बाहर निकालकर ध्रुवांश के उस सबसे ताकतवर हमले से बचने का। अगर वो ध्रुवांश के इस हमले को झेल लेता, जिसमें ध्रुवांश ने अपने शरीर की शक्तियों का हर एक कतरा इस्तेमाल कर दिया था, तो ध्रुवांश अपने आप कमजोर पड़ जाता और विशंबर वो मुकाबला जीत जाता। लेकिन इस हमले को झेलना आसान नहीं होने वाला था। इसी के साथ विशंबर ने गुर्राते हुए उस प्रलय कमल को देखा और दोनों मुंह से आग और हवाएं निकालकर अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया। ये कुछ ऐसा था जैसे 2 तरह की ताकतें उसके सामने ढाल का काम कर रही थी। इस दौरान उस जगह पर मौजूद हर कोई बेचैन निगाहों के साथ वो नजारा देखता गया। सभी समझ गए थे कि दोनों परमवीर योद्धाओं ने अपने शरीर की सारी शक्तियां अपने अपने हमलों में इस्तेमाल कर दी थी। इसका मतलब उस मुकाबले का खात्मा कुछ ही पलों में होने वाला था। फिर दोनों तरह की शक्तियों से तैयार हुई ढाल तेजी से आगे बढ़ते हुए रहस्यमयी प्रलय कमल से टकराने लगी। इस वक्त उस कमल की चमक सबसे ज्यादा थी और जैसे ही विशंबर के हमले उससे टकराए तो शक्तियों का एक जोरदार धमाका हुआ। वो धमाका अब तक का सबसे ताकतवर धमाका था, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आग और हवा से तैयार हुई बेहद मजबूत ढाल के सामने भी वो काले रंग का कमल टस से मस नहीं हुआ। जब विशंबर ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगी। वहीं दूर खड़े ध्रुवांश ने जब अपने हाथ लहराए तो काले कमल में से एक काली रोशनी निकलने लगी, जो दोनों तरह की शक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। उस काली रोशनी को अपनी तरफ आते देख विशंबर की आंखों में खौफ नजर आने लगा और उसे मौत अपनी तरफ बढ़ती दिखने लगी। इस जानलेवा खतरे के सामने वो हड़बड़ाकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। इस वक्त वो समझ गया था कि अगर गलती से भी वो काली रोशनी उससे टकराई तो वो जिंदा नहीं बच सकता था। लोग हैरत भरी निगाहों के साथ परमवीर रैंक के विशंबर को जान बचाकर भागते देखने लगे। रोमांग और बाकी माघवंशियों के चेहरे तो सफेद पड़ गए थे। तब ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, भागने की कोशिश कर रहे हो? विशंबर, बुढ़ापे में मौत से बचकर भागना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही पलों में तेज रफ्तार में आगे बढ़ती वो काली रोशनी विशंबर के पास आ गई और वो 2 सिरों वाले कुत्ते के विशालकाय शरीर से टकरा गई। तभी विशंबर की दर्दनाक और खौफ से भरी चीख आसमान में गूंजने लगी। लेकिन उस चीख के गूंजते वक्त काली रोशनी विशंबर के शरीर के आर पार हो गई और अगले ही पल वो अचानक कहीं गायब हो गई। पूरे शहर में खौफनाक सन्नाटा छा गया, जिसमें हर कोई देखने लगा कि उस रोशनी के साथ ही 2 सिरों वाले कुत्ते का विशालकाय शरीर भी गायब हो गया था। उस हजारों फुट बड़े दरिंदे का नामो निशान तक वहां नहीं बचा था, जिसे देखकर सभी की सांसें थम गईं। ये कुछ ऐसा था जैसे उस दुनिया से उस कुत्ते के होने का अस्तित्व ही मिटा दिया गया हो। नीचे खड़े इंसानों में से एक दल के लीडर ने खौफ और हैरानी के साथ कहा, विशंबर मारा गया? लेकिन एक ताकतवर परमवीर इतनी बुरी मौत कैसे मर सकता है? इस वक्त रोमांग, मुराद और हर कोई आसमान में देखता जा रहा था, जहां विशंबर के होने का कोई सबूत तक नहीं था। माघवंशियों का सिर चकराने लगा और वो जमीन पर बैठकर समझने की कोशिश करने लगे कि उन्होंने जो कुछ देखा था वो सब सच था या सिर्फ कोई बुरा सपना। कुछ देर पहले वो उत्तरी हिस्से पर राज करने के अपने सपने के कितने नजदीक थे, लेकिन कुछ ही पलों में हालात पूरी तरह बदल दिए गए और ये सब कुछ हुआ ध्रुवांश की वजह से। इस दौरान रोमांग भी खौफ से भरी कांपती हुई आवाज में कहने लगा, ये सब कैसे हुआ? पिताजी इस तरह नहीं मर सकते। वो समझ रहा था कि माघवंशियों ने इस बार उत्तरी हिस्से के सभी दलों से दुश्मनी कर ली थी। ये सारी दुश्मनी जिस योद्धा की वजह से उन्होंने की थी वो ही मारा गया था। इसका मतलब अब माघवंशी दल का बुरा वक्त शुरू हो गया था। वहीं रोमांग के पास खड़े 3 लीडर्स, जिन्होंने कुशलेंद्र और बाकी के लीडर्स की मदद नहीं की थी, गहरी सांस लेने लगे। वो रोमांग की हालत देखकर धीरे धीरे वहां से दूर जाने लगे, क्योंकि वे माघवंशी दल से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। दूसरी तरफ भल्ला ने भी हैरानी भरी नजरों के साथ आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कुशलेंद्र भाई,
हमें नहीं पता था कि राजवंशी दल के पास ऐसा हुक्म का इक्का भी था। आसपास खड़े बाकी सभी दलों के लीडर्स भी कुशलेंद्र की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखते रहे। उनकी आंखों में इज्जत के साथ साथ थोड़ा डर भी मौजूद था। आज ध्रुवांश ने जिस ताकत का नमूना सभी के सामने पेश किया था, उसे देखकर तो उत्तरी हिस्से का कोई भी इंसान कुशलेंद्र और राजवंशी दल के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं करने वाला था। इस दौरान कुशलेंद्र भी मजबूरी में आ भरने लगे। खुद उन्हें भी नहीं पता था कि उनका बेटा ऐसी ताकत दिखा सकता था। वहीं आसमान में खड़े ध्रुवांश ने अच्छी तरह देखा कि कहीं विशंभर जिंदा तो नहीं बच गया था, और जब उसे यकीन हो गया कि विशंभर पूरी तरह तबाह हो गया तो ध्रुवांश चैन की सांस लेने लगा। पर जैसे उसने चैन की सांस ली तो उसके शरीर की कमजोरी और उसका दर्द एक साथ उस पर हावी पड़ने लगा, जिसके चलते वो लड़खड़ाते हुए हवा से सीधे जमीन पर गिरने लगा। वो चाहकर भी अपने शरीर को काबू नहीं कर पा रहा था। उसे आसमान से गिरते देख कुशलेंद्र हड़बड़ाकर उसके पास गए ताकि वो उसे गिरने से बचा सके। फिर उन्होंने संभल कर ध्रुवांश को पकड़ा, जिसके बाद वो उसे जमीन पर ले आए। तब मायरा हड़बड़ाते हुए कुशलेंद्र के पास आई और उसने फिक्र भरी आवाज में पूछा, कुशलेंद्र जी, ध्रुवांश ठीक तो है ना? उसे कुछ हो तो नहीं गया? उसके सवाल पर कुशलेंद्र ने गौर से ध्रुवांश की तरफ देखकर कहा, इसकी सांसें तो अभी तक चल रही हैं। इसका मतलब ये सिर्फ कमजोरी और जख्मों के चलते बेहोश हुआ है। मायरा बेटे, जरा ध्रुवांश का ध्यान रखना। मुझे और आपके पिता को एक अधूरा काम पूरा करना है। जब उन्हें समझ आया कि ध्रुवांश सिर्फ बेहोश हुआ था तो उन्होंने मनी मन राहत भरी सांस ली। इसके बाद उनकी आंखों में बेइंतहा नाराजगी और खूंखार इरादा झलकने लगा, जिसके साथ उन्होंने माघवंशी दल की तरफ देखा। फिर वो और बाकी लीडर्स चलते हुए माघवंशियों को घेरने लगे, क्योंकि अब वो आज के इस हमले का बदला एक साथ मिलकर लेने वाले थे। पर अफसोस कि वो लोग माघवंशियों को खत्म नहीं कर पाए। आखिर उस दल की ताकत विशंबर के ना होने के बावजूद काफी ज्यादा थी। फिर भी उनके नाम को इतना बड़ा झटका लगा जिससे वो कभी नहीं उभर पाते। माघवंशी जिंदा तो बच गए थे, लेकिन उन्हें अपनी आधे से ज्यादा जमीन बाकी दलों में बांटनी पड़ी। इसके अलावा उन्हें सभी को ऐसे मुआवजे भी देने पड़े जिसके चलते वो दल दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और ध्रुवांश का नाम पूरे उत्तरी हिस्से में फैल गया। एक तरह से वो मुकाबला ऐतिहासिक था, जिसमें एक जवान लड़के ने परमवीर रैंक के योद्धा को खत्म कर दिया था। जब माघवंशी दल के ताकतवर योद्धाओं ने देखा कि उनका दल खात्मे के कगार पर पहुंच गया तो वो उस दल को छोड़कर जाने लगे। पूरे उत्तरी हिस्से पर कब्जा करने की इस कोशिश ने माघवंशी दल को उस हिस्से के सबसे ताकतवर दल से सबसे कमजोर दल बना दिया था। इसी के साथ रोमांच की उम्मीदें और हिम्मत चकनाचूर हो गई थी और वो अब कभी कुशलेंद्र के सामने सिर उठाकर नहीं जी पाता। जिस दौरान उत्तरी हिस्से में ध्रुवांश का नाम फैलता जा रहा था, उस वक्त वो बेहोशी की हालत में ही था। कुशलेंद्र ने कोशिश की थी पता लगाने की कि आखिर ध्रुवांश को हुआ क्या था, लेकिन चेतना शक्तियां उसके शरीर में भेजने पर भी वो इसका पता नहीं लगा पाए। धीरे धीरे ही सही उन्हें दिखने लगा कि ध्रुवांश के जख्म भरने लगे थे। ये सिलसिला अगले 2 हफ्तों तक चलता रहा, जिसके बाद जाकर ध्रुवांश होश में आया। उसकी आंखें खुली और उसने अपने कमरे में आती रोशनी को देखा। उसने देखा कि वो अपने कमरे में था और उसके पास ही खड़ी थी मायरा। मायरा को देखकर ध्रुवांश पहले तो हैरान हुआ कि आखिर वो उसके कमरे में क्या कर रही थी। वहीं मायरा के चेहरे पर तो बेइंतहा खुशी दिखने लगी, जिसके साथ वो चिल्लाई, ध्रुवांश, तुम आखिरकार जाग गए। ये सुनकर ध्रुवांश मुस्कुराने लगा और उसने जैसे तैसे बिस्तर पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं तो जाग गया, लेकिन मेरी बेहोशी में हमारी शादी कैसे हो गई? इस पर मायरा के चेहरे पर हैरानी दिखी और उसने तुरंत कहा, शादी? कैसी शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तब ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, शादी नहीं हुई तो तुम इस तरह मेरे कमरे में मेरा ख्याल रखने के लिए क्यों मौजूद हो? कहीं तुम्हें मुझसे बाप रे बाप प्यार तो नहीं हो गया? ये सुनते ही मायरा के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने ध्रुवांश पर चिल्लाते हुए कहा, होश में आए 1 मिनट नहीं हुआ और तुम्हारी बड़बड़ शुरू हो गई। तुमसे क्यों प्यार करूंगी मैं? लगता है उस मुकाबले ने तुम्हारा पहले से खराब दिमाग और ज्यादा खराब कर दिया है। मेरे पिताजी आज कुशलेंद्र जी से कुछ जरूरी बातें करने आए थे उत्तरी हिस्से के बारे में। मैं घर में बैठकर बोर होती, इसलिए मैं भी उनके साथ आ गई। यहाँ आकर मैंने सोचा कि तुम्हें देख लूं कि तुम सांस ले भी रहे हो या नहीं, पर यहाँ तो तुम होश में आकर कुछ भी बके जा रहे हो। मायरा को नाराज होते देख ध्रुवांश मुस्कुराने लगा। उसके बाद उसने कहा, अच्छा सॉरी, क्या इस मरीज को थोड़ा पानी मिल सकता है मायरा मैडम? ध्रुवांश की इस गुजारिश पर मायरा अपना सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। तब ध्रुवांश अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर के अंदर झांकने लगा। उसे देखा कि उसका शरीर तकरीबन पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन उसकी चेतना शक्तियां अभी भी काफी कमजोर थीं। लेकिन ध्रुवांश को उसकी फिक्र नहीं थी और वो तो सीधे काले कमल के पास पहुंचा, जिसके ऊपर प्राचीन अमर पक्षी लेटी हुई थी। उस अमर पक्षी के शरीर में जलती काले रंग की आग काफी कमजोर पड़ गई थी, जिसका मतलब वो भी काफी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। तभी उस अमर पक्षी को कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें खोलकर कहा, क्या बात है, मुझे तो लगा कि तुम इस बार जागने ही नहीं वाले। खैर, अच्छा हुआ जो तुम जाग गए।
उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारा वादा तो याद होगा। लेकिन उसकी बात पर ध्रुवांश ने एक पल सोचने के बाद अजीब सी आवाज में कहा, वादा? कैसा वादा? मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया। क्या सच में अपने किए वादे से मुकर जाएगा ध्रुवांश? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। प्राचीन अमर पक्षी की बात पर ध्रुवांश ने कुछ सोचते हुए कहा, कौन सा वादा? मुझे तो तुमसे किया गया कोई भी वादा याद नहीं। यह सुनते ही प्राचीन अमर पक्षी के चेहरे का रंग बदलने लगा। एक पल दंग रहने के बाद उसने देखा कि ध्रुवांश के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं था। इस एहसास के चलते अमर पक्षी अचानक खड़ी होने लगी और उसके शरीर के पंख भी आग से भरने लगे। ऐसा करते हुए वो ध्रुवांश पर हमला करने के लिए तैयार हुई और वो चिल्लाई, मुझे पता था सारे इंसान ऐसे ही होते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं धोखेबाज। पर इससे पहले कि वो ध्रुवांश पर हमला करती, वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे बाप रे बाप, अरे भाई मजाक कर रहा था मैं, याद है मुझे सब कुछ। जरा शक्ल तो देखो अपनी, एक पल में इतना ज्यादा गुस्सा कि सामने वाले को मार ही डालो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रहा था। मुझे याद है कि मैं तुम्हें काबू करने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम जब चाहो आजाद हो सकते हो। और वो तुम्हारी दूसरी शर्त भी, जिसके बारे में ना जानते हुए भी मैंने हाँ कह दिया था। उसकी हंसी देखकर प्राचीन अमर पक्षी जोर जोर से सांस लेती गई और उसके चेहरे की नाराजगी बरकरार रही, लेकिन उसके शरीर में जलती आग कमजोर पड़ने लगी थी, जिसके साथ ही उसने गुस्से में ध्रुवांश से कहा, अच्छा हुआ तुम भूले नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी गला कर रख देती। इस पर ध्रुवांश ने आ भरते हुए कहा, हाँ फिक्र मत करो, मैं तुमसे किया वादा पूरा करके रहूंगा। रही बात दूसरे वादे की, तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम क्या चाहती हो, तभी तो मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ये सुनते वक्त प्राचीन अमर पक्षी की आंखों में चमक दिखने लगी और उसने थोड़ा झिझकने के बाद कुछ सोचते हुए कहा, तुम उत्तरी कायनात अकादमी जाने वाले हो ना? मैं चाहती हूं कि तुम उस अकादमी से एक खास चीज हासिल करो। यही मेरी शर्त है, जिसके लिए तुम पहले ही हाँ भी कह चुके हो। उत्तरी कायनात अकादमी के पास एक बड़ा ही प्राचीन तिलिस्मी जानवर है, जिसका नाम है उत्तरी दरिया ड्रैगन। उस तिलिस्मी जानवर की रगों में प्राचीन तिलिस्मी जानवर का खून दौड़ता है। अगर वो खून मुझे मिल गया तो मैं उसका इस्तेमाल करके अपने प्राचीन खून को जगा सकती हूँ। ऐसा करने पर मैं आखिरकार विकसित होकर प्राचीन तिलिस्मी जानवर में बदल जाऊंगी। वहीं उसकी बात सुनते ही ध्रुवांश का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया और उसने कहा, उत्तरी दरिया ड्रैगन? लेकिन वो ड्रैगन तो फेरिस्त के हिसाब से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में मेरे जैसा चरम का आयुष्मान उसका खून कैसे हासिल करेगा? तुम मुझसे शायद कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रही हो। ध्रुवांश के चेहरे की परेशानी देखकर प्राचीन अमर पक्षी ने उसे समझाया, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत भारी तादाद में वो खून चाहिए। मेरा काम तो उसकी कुछ बूंदों से ही हो जाएगा। अगर मेरा मानना सही है तो उत्तरी कायनात अकादमी के पास ये खून पहले से इकट्ठा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तिलिस्मी जानवरों को विकसित करने के अलावा भी इसके बहुत फायदे होते हैं। तुम्हें बस अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करके कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे तुम अकादमी के पास इकट्ठा किए गए खून में से 2 से 4 बूंद हासिल कर सको। इस पर ध्रुवांश अपना सिर हिलाते हुए हामी भरने लगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर प्राचीन अमर पक्षी भी अपना सिर हिलाने लगी। वो जानती थी कि उत्तरी दरिया ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, बल्कि पूरी तरह ठीक होने पर भी प्राचीन अमर पक्षी उस तिलिस्मी जानवर को हरा नहीं पाती। ऐसे में ध्रुवांश से उस ड्रैगन को खत्म करने की उम्मीद लगाना बेवकूफी थी, इसलिए उसने ऐसा तरीका सुझाया जो मुमकिन भी था। इतने में प्राचीन अमर पक्षी ने ध्रुवांश से कहा, ठीक है, अब मेरे आराम करने का वक्त हो गया है, और हाँ, अब से मेरी शक्तियां इस्तेमाल करने के बारे में मत सोचना। कोशिश करना कि अपनी जान बचाकर भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब अपनी शक्तियां नहीं देने वाली। ध्रुवांश को यह बात याद दिलाते हुए वो गहरी नींद में सोने लगी। इस दौरान ध्रुवांश भी आंख भरते हुए कहने लगा, सच कहूं तो मैं खुद भी तुम्हारी शक्तियां नहीं इस्तेमाल करना चाहता। इनकी बहुत बड़ी कीमत मुझे ही चुकानी पड़ती है। खैर, अच्छे से सोना, और एक बार फिर से शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए। इतना कहकर ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मायरा पानी का ग्लास और एक पतीला लेकर उसके पास ही खड़ी थी। तब ध्रुवांश ने उससे पूछा, मायरा, मैं कितने वक्त से बेहोश था? यह सवाल सुनते ही मायरा सोचने लगी और उसने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मेरे ख्याल से तुम्हें आधा महीना तो हो ही गया बेहोश हुए। उस जवाब पर ध्रुवांश की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उसे नहीं लगा था कि वो इतने दिनों तक बेहोश पड़ा था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, 1 मिनट, आधा महीना गुजरने का मतलब मारे गए? अब तो 5 महान अकादमियों में जाने का वक्त हो गया है ना? उसे इस तरह परेशान होते देख मायरा ने उसे समझाया, इतना घबराओ मत, अभी भी 5 दिन है। खैर, तुम अब आराम करो। मेरे और तुम्हारे पिताजी की बात खत्म हो गई होगी, इसलिए मैं अब चलती हूँ। ध्यान रखना ध्रुवांश, हम जल्द मिलेंगे।
इतना कहकर उसने वो पतीला और ग्लास ध्रुवांश के पास रखा, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अगले कुछ दिनों तक ध्रुवांश खुद को पूरी तरह ठीक करने में लगा रहा, इसलिए ज्यादातर वक्त आराम करता गया। जब वो आराम नहीं कर रहा होता तब वो ट्रेनिंग करते हुए अपनी शक्तियां भरने में लग जाता। उसे पता था कि उत्तरी कायनात अकादमी में जाने के लिए उसे एक मुश्किल चुनौती से होकर गुजरना पड़ता, और अगर वो इस चुनौती में नाकाम हो जाता तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होता। इस चुनौती में सिर्फ उत्तरी हिस्से के ही नहीं बल्कि दूर दूर से काबिल योद्धा शामिल होने वाले थे। 3 दिन में ध्रुवांश वापस ताकतवर हो गया और महसूस करने लगा कि अब वो 20 की बजाय 21 चेतना सील्स तैयार कर सकता था। इसका मतलब साफ था कि वो अब दूसरे पड़ाव का परम चेतक योगी बन गया था। अब जो कि वो इतना जरूरी पड़ाव पार कर चुका था, इसलिए चेतना जाल का दिल बनकर वो महज 2 दिनों के अंदर अंदर 21 से 26 चेतना सील्स पर पहुंच गया। लेकिन एक मुश्किल ध्रुवांश को सता रही थी। दरअसल जब से उसके पिता ने देखा कि वो होश में आ गया, तब से वो उससे लगातार एक ही सवाल पूछते जा रहे थे। वो सवाल था कि आखिर विशंबर से लड़ते वक्त ध्रुवांश की शक्तियां अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई थी। शुरू में तो ध्रुवांश उस सवाल का जवाब देने से बचता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद हार मानकर उसने प्राचीन अमर पक्षी और उससे किए गए सौदे के बारे में अपने पिता को बता दिया, और ध्रुवांश के लिए काफी फिक्र भी करने लगे। कुशलेंद्र सच सुनकर हैरान रह गए, मगर ध्रुवांश ने उन्हें समझाया कि जब तक वो सौदा पूरा करता अमर पक्षी उसे कुछ नहीं करती। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और आखिरकार वक्त आ गया ध्रुवांश के जाने का। राजवंशी महल के आंगन में ध्रुवांश आंखें बंद करके ट्रेनिंग में लगा था। जब उसे कदमों की आहट सुनाई पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोलकर कुशलेंद्र को देखा। कुशलेंद्र चलकर उसके पास आए और उसे गले लगाते हुए कहने लगे, ध्रुवांश बेटा, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है और शायद इस बार तुम काफी वक्त बाद वापस आओगे, लेकिन उत्तरा कायनात अकादमी में अच्छी तरह ट्रेनिंग करना। मुझे पता है कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे। ये सुनकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या पिताजी, मुझे लगा आपको कुशलेंद्र नाम पसंद था। कोई बात नहीं, ऐलान कर दीजिए कि अब से आपको रोशन राजवंशी बुलाया जाए। इस पर कुशलेंद्र मजबूरी में आ भरने लगे और वो ध्रुवांश से कुछ कहने ही वाले थे कि उसने आगे कहा, मजाक कर रहा था पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। आपके इस स्मार्ट, हैंडसम, होनहार और जाबाज बेटे से लोग जलेंगे तो जरूर, मगर कोई भी मुझ पर पैर रखकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वहीं उसकी बात पर कुशलेंद्र ने अपने पास से एक कागज बाहर निकालते हुए उसे ध्रुवांश को पकड़ा कर कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हें देने को ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मुझे योगी सागरनाथ से पता चला कि तुम दूसरे पड़ाव के परम चेतक योगी बन गए हो। इसलिए मैं पिछले 2 दिनों से कोई अच्छी द्वितीय चेतना जाल का खाका ढूंढ रहा था। तब मुझे यह मिला जो मुझे लगता है कि तुम्हारे काम आएगा। यह सुनते ही ध्रुवांश ने वो चमकता हुआ कागज हासिल किया और वो काफी खुश भी दिखने लगा। उसे पता था कि उत्तरी हिस्से में ऐसा खाका ढूंढना कितना मुश्किल था और उसके पिता ने जरूर इसे हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा। फिर अपने पिता को शुक्रिया कहकर ध्रुवांश ने वो कागज अपने पास रख लिया। एक पल बाद उसने कुछ सोचते हुए पूछा, पिताजी, एक बात बताइए, जब मैं चला जाऊंगा तब राजवंशी दल को आपको और चाचा को ही संभालना होगा। ऐसे में भला मागवंशी दल को खत्म ना करना समझदारी भरा कदम होगा? कहीं वो लोग बदला लेने की कोई साजिश तो नहीं रचेंगे? इस पर कुशलेंद्र ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, नहीं बेटा, मागवंशी दल उस वाकये के बाद से बेहद कमजोर हो गया है। उसके बहुत से ताकतवर योद्धा भी दल छोड़कर चले गए, इसलिए हमें अब उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात हमारे दल को संभालने की, तो अपने पिता को कमजोर समझने की भूल मत कर। इस बार मैंने खुद देखा है कि परमवीर रैंक का योद्धा कितना ताकतवर होता है, इसलिए मैं दल की बागडोर मंगल के हाथों में पकड़ाकर ट्रेनिंग करने चला जाऊंगा ताकि परमवीर बनकर वापस लौटूं। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश के चेहरे पर हैरानी दिखी, जो अगले ही पल खुशी में बदल गई। अगर वाकई कुशलेंद्र परमवीर बनने में कामयाब होते तब तो उत्तरी हिस्से में कोई भी राजवंशी दल का बाल भी बांका नहीं कर पाता। तब कुशलेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अब थोड़ी देर तुम आराम कर लो, जब वक्त हो जाएगा निकलने का तब मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। ये कहकर कुशलेंद्र वहां से चले गए और ध्रुवांश भरते हुए इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ध्रुवांश तैयारी करके कमरे से बाहर आया और देखने लगा कि दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे दिखा कि मंगल और कुशलेंद्र उसका इंतजार कर रहे थे। मंगल ध्रुवांश और कुशलेंद्र के साथ बाहर जाने लगा और जाते हुए उसने ध्रुवांश से कहा, भतीजे, अच्छे से ट्रेनिंग करना। उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब तुमसे मुलाकात होगी तब तू अपने चाचा से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। इस पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, उसकी फिक्र तो आप मत ही कीजिए। अगर फिक्र करनी है तो मेरे लिए चाची ढूंढने की फिक्र कीजिए। क्या है ना कि आपकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा ही हो रही है। यह सुनते ही मंगल मुस्कुरा कर कहने लगा, तू सुधरेगा नहीं, चल तेरे जाने का वक्त हो गया है। ध्रुवांश और बाकी दोनों हंस रहे थे, जिसके बाद वो तीनों चलकर आयामी दरवाजे तक जाने लगे। शहर की गलियों से गुजरते वक्त ध्रुवांश को देखा कि सभी की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी।
जाहिर सी बात थी कि ध्रुवांश उत्तरी हिस्से में काफी मशहूर हो गया था। जब कुशलेंद्र ने आसपास की नजरों को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तुम्हारा नाम मुझसे भी ज्यादा मशहूर हो गया है। ये नहीं जानते कि जो शक्ति तुमने दिखाई थी वो असल में किसी और की शक्ति थी। तब ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अगली बार जब मैं वापस आऊंगा ना, तब मेरा नाम मेरी शक्तियों की वजह से मशहूर होगा। इतना कहकर वो दोनों से गले मिलने लगा, जिसके बाद वो आयामी दरवाजे के अंदर जाने लगा। कुछ ही पलों में ध्रुवांश उनकी नजरों के सामने से ओझल हो गया। उस जगह से काफी दूर उत्तरा अकादमी के एक बड़े से मैदान में बहुत से लोग मौजूद थे। सभी एक दूसरे की तरफ ही देखते जा रहे थे और साथ ही वहां 5 चमकदार आयामी दरवाजे नजर आ रहे थे। इन आयामी दरवाजों में से बेहद ताकतवर चेतना शक्तियां निकल रही थीं। ये दरवाजे असल में 5 महान अकादमियों में जाने के लिए थे, लेकिन इस वक्त मैदान में इकट्ठा लोग वहां जाने के काबिल नहीं माने जा रहे थे। देखा जाए तो वहां मायरा, हुमैरा, समर और मुराद भी मौजूद थे, लेकिन मुराद के चेहरे पर पहले जैसा गुरूर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर तो कमजोरी थी, क्योंकि अपने दादाजी की दर्दनाक मौत अपने सामने होते देख वो सहम गया था। इतने में एक शोर मचने लगा और किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे वो देखो, ध्रुवांश आ रहा है। इस बात से उस जगह पर काफी हंगामा मच गया और सभी की नजरें एक साथ उस दिशा में हुई जहां उन्हें एक जाना पहचाना लड़का दिखाई दे रहा था। वो लड़का चलते हुए उस मैदान में आया और उसने देखा कि सभी लोगों में बातें शुरू हो गई। दरअसल ज्यादातर लोगों को उसके और विशंबर के मुकाबले के बारे में पता चल गया था और उनके लिए किसी का परमवीर रैंक के योद्धा को हराना यकीन से परे था। इतने में ध्रुवांश चलकर आगे आया और उसने टीचर पंकज, टीचर बराक और प्रिंसिपल सहाय को देखकर कहा, माफी चाहता हूं, आने में थोड़ी देरी हो गई। इस पर टीचर पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं ध्रुवांश, तुम्हारा आना देरी नहीं मानी जाएगी। वैसे भी हमें फिलहाल इन आयामी दरवाजों को खोलना है, जिसमें थोड़ी देर तो लगेगी ही। उनकी आंखों में भी चमक थी जब वो ध्रुवांश को देख रहे थे। आखिर उनके कानों तक भी वो खबर पहुंची गई थी जिसका जिक्र पूरे उत्तरी हिस्से में फैला हुआ था। वहीं टीचर पंकज की बात सुनकर ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो मायरा के बगल में जाकर खड़ा हो गया। इस दौरान चिराग और बाकी योद्धा भी अजीब नजरों के साथ उसे ही देख रहे थे। इतने में मायरा ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे जख्म पूरी तरह ठीक हो गए? वैसे तुम्हें मुराद की शक्ल देखनी चाहिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई भूत देख लिया, जिसके सदमे से वो अभी तक बाहर नहीं आ पाया। इस पर ध्रुवांश ने अपनी नजरें घुमाते हुए मुराद की तरफ देखा, जो एक झटके में अपनी नजरें चुराने लगा। उसके इस अंदाज में अजीब सा डर मौजूद था, जो उसके पहले के गुरूर से बहुत अलग था। बल्कि उसे देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता था कि एक वक्त पर वो लड़का उत्तरा अकादमी का सबसे होनहार और ताकतवर योद्धा था। इतने में सामने खड़े जनाब हिफाज ने भारी आवाज में कहा, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। मैं पहले भी आप सभी को इस बारे में बता चुका हूं, लेकिन फिर से याद दिलाना चाहता हूं। सबसे आगे खड़े योद्धाओं के पास 5 महान अकादमियों में जाने की काबिलियत तो है, लेकिन अभी तक तुम लोग अकादमियों में दाखिल नहीं हुए हो। 5 महान अकादमियों की अपनी अपनी चुनौती होगी, जिस पर तुम्हें खरा उतरना होगा। अगर तुम इस चुनौती को पार करने में कामयाब हुए तो 5 महान अकादमियों में तुम्हारा दाखिला पक्का, लेकिन अगर नाकाम हुए तो ना सिर्फ तुम लोग वापस भेज दिए जाओगे, बल्कि आगे कभी 5 महान अकादमियों में दाखिल होने का मौका गवा दोगे। इसलिए चुनौती पार करने में जी जान लगा देना। तो क्या खरा उतर पाएगा उत्तरी कायनात अकादमी की चुनौती में हमारा ध्रुवांश? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जनाब हिफाज ने सभी को चुनौतियों के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर सभी के चेहरों पर फिक्र दिखने लगी। देखा जाए तो लेवीरिया बहुत बड़ा प्लेनेट था, बल्कि वो तो इतना बड़ा था कि कोई उसके छोर का पता तक नहीं लगा पाता। उत्तरी हिस्से के बाहर भी ऐसी अनगिनत जगहें थी जहां पर बहुत से काबिल और ताकतवर योद्धा मौजूद थे। इसका मतलब दुनिया के सबसे काबिल जवान योद्धा 5 महान अकादमियों में शामिल होते। इसलिए उस जगह पर नाम बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ध्रुवांश जानता था कि अगर उसे उत्तरी कायनात अकादमी में जाना था तो उसे अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती। यह ख्याल आते ही उसने अपनी नजर जनाब हिफाज की तरफ की और पूछा, जनाब हिफाज, क्या आप हमें बता सकते हैं कि 5 महान अकादमियों की चुनौतियां क्या होंगी? इस पर जनाब हिफाज ने ध्रुवांश की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, 5 महान अकादमियों की अपनी अपनी चुनौतियां होने वाली हैं। इसलिए मैं भी नहीं जानता कि इस बार इन अकादमियों ने कौन सी चुनौती रखने का फैसला किया है, लेकिन जैसे ही तुम सभी इस आयामी दरवाजे से होकर अंदर जाओगे तो तुम्हें कोई मिलेगा जो तुम्हें इन चुनौतियों के बारे में जानकारी देगा। कुछ देर बाद 5 आयामी दरवाजे तेजी से चमकने लगे और साथ ही उनके अंदर मौजूद चेतना शक्तियां कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी। ये देखकर जनाब हिफाज ने अपनी नजर प्रिंसिपल सहाय की तरफ करते हुए कहा, चलो अब वक्त हो गया है। सबसे पहले आगे बढ़कर दरवाजे के अंदर जाएंगे धर्मपाल अकादमी वाले। तुम्हारा दरवाजा होगा बाईं तरफ से दूसरा दरवाजा।
ये सुनते ही मुराद हड़बड़ाकर आगे आया और सीधे जाकर उस दूसरे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। वहां खड़े होकर उसने गहरी सांस ली और हिम्मत बांधते हुए एक नजर ध्रुवांश की तरफ देखा। उसे देखकर मुराद गुस्से में अपनी मुट्ठी कसने लगा और दांत पीस कर कहने लगा, ध्रुवांश, मैं मान गया कि तू बहुत ताकतवर है, लेकिन सबसे ताकतवर होता है वक्त। इंतजार कर, जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी तब मैं तुझे दिखाता हूं कि बदले की आग में हासिल की गई ताकत कितनी खतरनाक होती है। मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर बनकर रहूंगा ध्रुवांश। ये बातें जब ध्रुवांश के कानों में पड़ी तो वो एक कदम आगे आने लगा, जिसे देखकर मुराद घबराते हुए दरवाजे के अंदर चला गया। जाहिर सी बात थी कि उसे अच्छी तरह से याद था कि ध्रुवांश ने उसके परिवार की हालत कितनी बुरी कर दी थी, इसलिए अभी तो मुराद उसके सामने टिक ही नहीं पाता। फिर घबराते हुए वो दरवाजे के अंदर चला गया। इस दौरान ध्रुवांश मुस्कुराता रहा और तभी जनाब हिफाज ने कहा, अब बारी है नील गगन अकादमी में जाने वालों की। तुम लोगों को तीसरे आयामी दरवाजे से होकर जाना होगा। जनाब हिफाज की बात सुनते ही चिराग और हेमंत हड़बड़ाते हुए आगे बढ़े और खुशी खुशी तीसरे दरवाजे के अंदर चले गए। तब जनाब हिफाज ने अपनी बात आगे कही, गुलाबी शिकारी अकादमी वाली लड़कियां, चौथे दरवाजे में जाओ। इस पर मायरा ने ध्रुवांश की तरफ देखकर उससे कहा, उम्मीद करती हूं कि उत्तरी कायनात अकादमी में भी किस्मत तुम्हारा साथ देगी ध्रुवांश। वैसे तो मुझे पता है कि वहां बहुत से काबिल और होनहार योद्धा होंगे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उत्तरी हिस्से और अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए आंख भरी और मायरा से कहा, पता नहीं लोगों को नाम बदलकर रोशन करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है। खैर, मैं भी उम्मीद करता हूं कि तुम जितना ताकतवर बनना चाहती हो उससे भी ज्यादा ताकतवर बनो। जब दोबारा हमारी मुलाकात होगी तो दोनों ही बेहद ताकतवर हो गए होंगे। तब मायरा ने उससे और कुछ नहीं कहा और वो हुमैरा के साथ मिलकर सीधे चौथे आयामी दरवाजे के अंदर चली गई। लेकिन जाते जाते उसकी आंखें ध्रुवांश को देख रही थीं। आखिर में जनाब हिफाज ने अपनी नजर ध्रुवांश और समर की तरफ करते हुए कहा, ध्रुवांश, समर, अब तुम दोनों को इस दरवाजे के अंदर जाना है। फिर अनगिनत नजरों के सामने ध्रुवांश और समर आगे बढ़ते हुए आखिरी बचे दरवाजे के पास पहुंचे। वो लोग वहां जाकर खड़े हो गए, जिसके बाद वो दोनों मुस्कुराकर दरवाजे के अंदर चले गए। जब सभी चुने हुए योद्धा दरवाजों के अंदर गए तो जनाब हिफाज ने भारी आवाज में कहा, सभी लोग ध्यान देना, अब हम शुरू करने वाले हैं इन लोगों को इनकी मंजिलों तक भेजने की प्रक्रिया। ये कहकर वो तेजी से अपने हाथों से चमकदार सील बनाने लगे, जो उड़ते हुए पांचों दरवाजों में जाती गई। उनके जाने पर वो दरवाजे और भी ज्यादा चमकने लगे और थोड़ी देर में सभी दरवाजे गायब हो गए। वहीं उस जगह से काफी दूर एक बहुत बड़ा इलाका था, जहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस इलाके का आसमान खुला था और साथ ही वहां एक बहुत ही प्राचीन घना जंगल दिख रहा था। इस प्राचीन जंगल में इतने बड़े पेड़ थे जिनकी बराबरी शायद ऊंचे पहाड़ों से तक की जा सकती थी। बीच बीच में तिलिस्मी पंछियों के झुंड वहां से होकर गुजरते और उनकी चीखें उस जंगल में गूंजने लगती। वो इलाका देखने में ऐसा लग रहा था जो शायद प्रागैतिहासिक वक्त का कोई इलाका था। इस दौरान अचानक आसमान में नीले रंग का एक मंच नजर आने लगा, जिसमें से बहुत सी रोशनियां बाहर निकल रही थीं। इन रोशनियों के निकलते निकलते तकरीबन आधे घंटे में वो खाली इलाका लोगों से पूरी तरह से भर गया। तभी दो और रोशनियां इस मंच से निकली, जिनके जमीन पर आते ही पता चला कि वो ध्रुवांश और समर थे। दोनों ने जब अपनी नजर आसपास घुमाई तो उनकी आंखों में काफी हैरानी दिखने लगी। वो देख रहे थे कि आसपास बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन सभी की नजरों में शक दिखाई दे रहा था। जाहिर सी बात थी कि कोई भी किसी और को नहीं जानता था, इसलिए उनका शक करना तो जायज था। तब समर ने आसपास देखकर कुछ सोचते हुए कहा, ध्रुवांश, क्या यही वो जगह है जहां में उत्तरी कायनात अकादमी की चुनौती का सामना करना होगा? यहाँ तो बहुत ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं और शायद ये सभी लोग अलग अलग जगहों से इस अकादमी के लिए चुने गए होंगे। समर महसूस कर पा रहा था कि वहां जितने भी योद्धा मौजूद थे उसमें से सबसे कमजोर योद्धा तक शुरुआती आयुष्मान रैंक का था। ऐसे में उस चुनौती को पार करना तो वाकई बहुत मुश्किल होता। तब ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, माना कि यहाँ मौजूद लोग काफी ताकतवर हैं समर, लेकिन घबराने की तो बात नहीं है। तुम भी जानते हो कि जनाब हिफाज को तुम्हारी बेबाकी सबसे कमाल लगी थी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे कितने भी ताकतवर योद्धा तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाएं, तुम अपनी बेबाकी तो नहीं भूलोगे। ये सुनकर समर अपना सिर हिलाने लगा, जिसके बाद उसने अपने दिल की घबराहट को शांत किया। ध्रुवांश के समझाने के बाद समर बड़े आराम से सभी की तरफ देखने लगा। उसे दिखा कि वहां तकरीबन 1000 योद्धा मौजूद थे, लेकिन इन लोगों में ज्यादा बातें नहीं हो रही थी, बल्कि कुछ ही ऐसे गुट थे जो साथ खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्हें देखकर समझ आ रहा था कि वो सभी एक ही जगह से आए थे। जिस वक्त ध्रुवांश और समर आसपास देख रहे थे, उतने में एक घंटा बजा
और सभी ने नजरें घुमाकर देखा कि जिस मंच से वो सभी आए थे वो और तेजी से चमकने लगा था। इस चमक के साथ ही उसमें से एक रोशनी निकली जो असल में एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने वहां आकर सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों, तुम्हारा स्वागत है। मेरा काम है तुम सभी को उत्तरी कायनात अकादमी की चुनौती के बारे में बताना। जिस जगह पर तुम सब लोग खड़े हो उसे कहते हैं उत्तरी कायनात स्थल। यही वो जगह है जहां अकादमी अपने योद्धाओं को जांचती परखती है, और इस मंच को कहते हैं तबादला मंच। यहां तो सिर्फ ऐसा एक ही मंच है, पर कुल मिलाकर सभी स्थलों में ऐसे सैकड़ों मंच हैं। ये सुनते वक्त हर किसी के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। वहां मौजूद सभी लोग उस एक मंच से आए थे, और सैकड़ों मंचों के होने का मतलब ना जाने इस चुनौती में कुल मिलाकर कितने योद्धा शामिल होने वाले थे। शायद वो तादाद लाखों में थी। इतने में उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर आगे कहा, जैसा कि तुम लोग समझ गए होंगे कि उत्तरी कायनात अकादमी में शामिल होने के लिए कितने योद्धा काबिल माने गए हैं, इसलिए उन्हें परखने के लिए ऐसे ही 3 और उत्तरी कायनात स्थल हैं। वो अलग बात है कि बाकी स्थलों में भी योद्धाओं को वही चुनौती दी जाएगी जो यहां आपको दी जाएगी, लेकिन उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखा जाए तो ये इलाका बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहाँ तरह तरह के ताकतवर और खतरनाक तिलस्मी जानवर मौजूद हैं। तुम लोगों की चुनौती होगी यहाँ मौजूद सभी मुश्किलों को पार कर उत्तरी कायनात भवन में जाना, जो यहाँ से काफी दूर है। उस जगह पर एक और आयामी दरवाजा मौजूद है जो तुम लोगों को सीधे अकादमी ले जाएगा। वहीं उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चुनौती तो कुछ ज्यादा ही आसान लग रही है। इसे तो शायद हर कोई पार कर लेगा। फिर चुनौती देने का मतलब ही क्या हुआ? तब उस बूढ़े आदमी ने अपनी बात आगे कही, अरे तुम लोगों के चेहरों पर इतनी खुशी क्यों है? मैंने जो कुछ बताया ये सारे नियम नहीं है। तुम सभी को सबसे पहले इस मंच को छूना होगा। उसके बाद तुम सभी को अलग अलग रैंक्स में बांटा जाएगा। ये रैंक्स 1 से लेकर 9 तक आमतौर रहेंगे, पर जो योद्धा मामूली तरीके से चुने गए हैं उनका रैंक 1 या 2 होता है। जो खास रास्ते से चुने गए हैं उनका रैंक 3 या 4 होता है, और जो योद्धा अनोखे रास्ते से चुने गए हैं वो 5 या उससे ज्यादा रैंक वाले होते हैं। जब हर किसी ने यह बात सुनी तो उनके चेहरों पर थोड़ी झिझक नजर आने लगी। धीरे धीरे लोग आगे आते हुए उस मंच को छूने लगे, जिसके चमकने पर एक रोशनी उनके माथे पर आकर बैठ जाती। उस रोशनी के गायब होने पर सभी योद्धाओं के माथे पर एक निशान दिखाई देने लगा, जिसमें उनका रैंक लिखा होता था। सबसे पहले जिन लोगों ने वो मंच छुआ था उनके माथे पर 1 दिख रहा था, यानी वो शुरुआती रैंक के लोग थे। यह सिलसिला चलता गया और इस बीच एक लड़का आगे आकर उस मंच को छूने लगा, जिसके छूते ही मंच से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी उसके माथे पर गई और वहां लाल रंग से 3 लिखा दिखने लगा। उस लड़के को देखते ही लोगों के चेहरों पर हैरानी दिखने लगी और वो बातें करने लगे, वो देखो, ये लड़का तो खास रास्ते से चुना गया है। जैसे उस लड़के ने महसूस किया कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसी की बात कर रहे थे, तो उसका सिर गुरूर से ऊपर हो गया। वो मामूली योद्धाओं को इस गुरूर के साथ देख रहा था जैसे उसके सामने वो लोग कुछ भी नहीं थे। देखते ही देखते बहुत से योद्धाओं के माथे पर निशान बनते गए और उस लड़के के बाद 2 और ऐसे योद्धा हुए जो खास रास्ते से चुने गए थे। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि अभी तक अनोखे रास्ते वाला कोई योद्धा लोगों के सामने आया भी नहीं था। इस दौरान ध्रुवांश और समर ने आगे बढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि वो लोग तो इंतजार करते रहे भीड़ के छटने का। कुछ देर बाद उन दोनों ने भी मंच को छुआ और समर के माथे पर 1 तो ध्रुवांश के माथे पर 3 दिखाई देने लगा। ध्रुवांश को देखकर बहुत से लोग हैरान दिखने लगे। आखिर खास रास्ते वाले लोग उसे मिलाकर अभी तक सिर्फ 4 ही हुए थे। जब वहां मौजूद हर किसी को निशान मिल गया तो बूढ़े आदमी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने सभी से कहा, ठीक है, अब जो कि आप सभी को अपने अपने रैंक मिल गए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि नियमों के हिसाब से रैंक 4 से कम रैंक वाले योद्धाओं को इस चुनौती में नाकाम माना जाएगा। इसका मतलब वो लोग उत्तरी कायनात अकादमी के काबिल नहीं माने जाएंगे। जैसे उस आदमी ने यह बात कही तो वहां हंगामा मच गया और हर कोई हैरान दिखने लगा। वहां मौजूद किसी भी योद्धा ने रैंक 4 हासिल नहीं किया था। क्या इसका मतलब वहां इकट्ठा हुए सभी योद्धा चुनौती हार गए थे? इस वजह से वहां काफी शोर मचने लगा और लोग चिल्लाते हुए उस बूढ़े आदमी से बहुत से सवाल करने लगे। लोगों के शोर से उस आदमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और तब उसने अपना हाथ लहराते हुए कहा, अरे भाई शांत हो जाओ, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जो रैंक्स तुम लोगों ने हासिल किए हैं वो तुम्हारे शुरुआती रैंक्स हैं और रैंक 4 या उससे ऊपर तुम्हें इस चुनौती के आखिर तक होना होगा। सच कहूं तो ऐसा करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को अपना रैंक बढ़ाने के लिए तिलिस्मी जानवरों को मारना होगा या फिर अनोखी चेतना शक्तियों वाले खजाने ढूंढने होंगे।
इन दोनों चीजों के साथ तुम्हारे माथे पर बना निशान चेतना शक्तियां सोखता जाएगा और अपने आप बढ़ता जाएगा। ये सुनकर सभी ने चैन की सांस ली कि कम से कम उन्हें यहीं से वापस तो लौटना नहीं पड़ता। पर जहां हर कोई सुकून महसूस कर रहा था, तब बूढ़े आदमी ने एक बार फिर शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ यही 2 तरीके नहीं अपना रैंक बढ़ाने के, बल्कि एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप लोग बहुत जल्द अपना रैंक बढ़ा सकते हैं। वो तरीका है दूसरे योद्धाओं के निशानों से चेतना शक्तियां छीन कर अपने निशान में भरने का। ऐसा करने पर भी आप लोगों का रैंक बढ़ सकता है। खास तौर पर अगर किसी का रैंक ज्यादा हुआ, तब तो आपका रैंक और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। यहां मौजूद ज्यादातर योद्धा रैंक 1 के योद्धा हैं, लेकिन अगर तुम किसी खास रास्ते वाले योद्धा को हरा देते हो और उनके निशान से चेतना शक्तियां छीन लेते हो, तो तुम्हारा रैंक 1 से बढ़कर 3 हो जाएगा, वो भी महज एक ही मुकाबले में। उस बूढ़े आदमी के इतना कहते ही ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। इस परेशानी के साथ उसने कहा, अब मेरी समझ में आया कि उत्तरी कायनात तक आदमी की चुनौती आसान तो बिल्कुल नहीं है। ये कहते हुए ध्रुवांश देखने लगा कि आसपास मौजूद अनगिनत लोगों की लालच भरी निगाहें उसकी तरफ हो गई थी। उसके जैसी परेशानी बाकी तीनों खास रास्ते वाले योद्धा भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि चुनौती के नियमों ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। तब बूढ़े आदमी ने हंसते हुए आगे कहा, योद्धाओं, ये नियम इसलिए बनाए गए थे कि मामूली योद्धाओं को भी मौका मिल सके खास बनने का। ऐसे में अगर कोई अनोखे रास्ते वाला भी आखिर तक रैंक 4 बरकरार रखने में कामयाब नहीं हुआ, तो उसे भी बिना कुछ सोचे वापस अपने घर भेज दिया जाएगा। और हाँ, चुनौती के खत्म होने तक ऊंचा रैंक होने का मतलब अकादमी में ऊंचा ओहदा मिलना होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कड़ी मेहनत करेंगे अकादमी में ज्यादा संसाधन और बेहतर ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, जिसकी शुरुआत ऊंचे रैंक से होगी। तो क्या होने वाला उत्तरी कायनात अकादमी जाने की इस चुनौती में? कौन सा रैंक हासिल कर पाएगा ध्रुवांश चुनौती के खत्म होने तक? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर।